Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of Daily News Analysis. Today is 8th of November 2024 and I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. So first of all, we are going to have the first important news, the first important current affair, that is Union Cabinet approves PM Vidya Lakshmi scheme. So जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कैबिनेट है, आप सब जानते होंगे कि व्हाट डज इट मीन। कैबिनेट क्या होती है? जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके साथ में द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, लाइक डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, है ना। ये जो मिनिस्टर्स होते हैं और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, तो उनसे मिलकर के बनती है आपकी कैबिनेट, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से बन उसमें से भी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स को सिलेक्ट किया जाता है और इस कैबिनेट को हेड करते हैं आपके पीएम। ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं कि इस कैबिनेट ने रिसेंटली एक स्कीम है, दैट्स नेम इज विद्या लक्ष्मी स्कीम। और इस विद्या लक्ष्मी, देखो दो वर्ड हैं इसमें, देयर आर टू वर्ड्स। द वन वर्ड इज विद्या, विद्या मीन्स एजुकेशन एंड लक्ष्मी मीन्स मनी, धन। सो इसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली दिस स्कीम इज एसोसिएटेड टू प्रोवाइड मॉनेटरी हेल्प टू द meritorious students who want to continue their higher education in India. So ये उन स्टूडेंट्स के लिए मॉनेटरी बेनिफिट्स देती है, मॉनेटरी सपोर्ट्स की बात करती है दिस स्कीम। सो यूनियन कैबिनेट हैव अप्रूव्ड विद्या लक्ष्मी स्कीम विच एम्स, क्या है उसका एम? उसका एम है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट। क्या प्रोवाइड कराना है? फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है किसको? मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को। अब कौन से स्टूडेंट्स होंगे? दीज आर those who want to pursue higher education. It means sometimes you can find out such questions related with such kind of schemes, जहां आपसे पूछा जाएगा कि this scheme is aims या this scheme is associated to provide monetary support to primary education students, to junior level students. No, this is for higher education. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी 2020 थी, उसने ये रिकमेंड किया था कि एक्सपेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। इट मींस जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है, ये पॉलिसी हमारी कहती है कि हमें स्टूडेंट्स के लिए, दोज हु वांट टू कंटिन्यू देयर हायर एजुकेशन, वी हैव टू प्रोवाइड सम फाइनेंशियल असिस्टेंस। सो व्हाट द गवर्नमेंट एट द टाइम was providing the financial assistance, now that is focusing on to expand it. It means जो भी वो प्रोवाइड करा रही थी गवर्नमेंट, अब उस वो एक्सपांड करना है गवर्नमेंट को। मीन्स जहां अगर पहले 10%, मैं कहूँगा 100 में से अगर 10 रुपीज किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट किया जा रहा था स्टूडेंट्स को टू कंटिन्यू देयर हायर एजुकेशन, नाउ गवर्नमेंट इज प्लानिंग एंड फोकसिंग, एम्फसाइजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग to provide more financial assistance to those students who want to continue their higher education, to deserving students in both public and private institutions. तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि दिस स्कीम इज नॉट लिमिटेड टू ओनली पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज, बट इट इंक्लूड्स स्टूडेंट्स फ्रॉम public sector universities and also the private institutions in the territory of India. So these are the key points regarding this scheme. अब आते हैं कुछ points पर. Those points can be relevant for your examination. Central sector scheme. This scheme is central sector scheme. It means it will be funded by the central government, designed to help students obtain education loans. तो इसके थ्रू जो फाइनेंशियल सपोर्ट है कैसे प्रोवाइड कराएगी गवर्नमेंट? लोन्स के थ्रू। मींस अब एजुकेशन लोन उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। हालांकि ये इंडिया के लिए अनफॉर्चुनेट है
कि यहाँ पर कार का लोन आपको 10% पे मिल जाता है, बाइक का लोन आपको 9 या 10% पे मिल जाता है, बट एजुकेशन लोन वही इंडिया में कई बार 14, 15 और 18% तक पे मिलता है, जो कि चेंज होना चाहिए। इस स्कीम के जो की सेगमेंट वो ये कहता है कि इफ स्टूडेंट्स टेक एडमिशन इनटू टॉप 860 क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, मींस जो इंडिया के अंदर टॉप 860 इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्वालिटी में हाई हैं, जिनको इस रैंक के अंदर रखा गया है, उसी पर अभी हम आएंगे। तो उनको एडमिशन दिलाने के लिए, उनकी फीस वगैरह को फिल करने के लिए, जो है सबमिट करने के लिए, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनको क्या मिलेगा? एजुकेशन लोन मिलेगा। उसमें सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट। क्या क्या इसके की बेनिफिट्स होंगे इस स्कीम के? देखो, फॉर लोन्स अप टू 7.5 लाख, कि अगर कोई कैंडिडेट 7.5 लाख तक का लोन लेता है तो स्टूडेंट्स विल गेट 75% क्रेडिट गारंटी। होता क्या है कि जब भी कोई स्टूडेंट एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करता है तो उस एजुकेशन लोन के लिए जो कंपनी होती है, जो बैंक होती है, वो कुछ गारंटी मांगती है, क्रेडिट गारंटी की उसको रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो, अगर उस कैंडिडेट के पास, स्टूडेंट के पास ऑलरेडी पैसा होता तो वो लोन के लिए अप्लाई क्यों करता? अगर उसके पास में इतनी ज्यादा क्रेडिबिलिटी होती, उसका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा होता, तो वो लोन के लिए क्यों अप्लाई करता? इट मीन्स वो ऑलरेडी फाइनेंशियल सिचुएशन उसकी ठीक नहीं है, सो दैट्स व्हाई ही और शी इज अप्लाइंग फॉर एजुकेशनल लोन। बट फिर से प्रॉब्लम आती थी कि उसको एजुकेशन के लिए लोन नहीं मिलता था। रिसेंटली हमारे ही यहाँ का एक स्टूडेंट था और उसको गुजरात की एक टॉप यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर फॉरेंसिक्स में स्टडी होती है, तो वो बच्चा फीस को अफोर्ड नहीं कर पाया था और उसको वो कोर्स अपना वापस वहाँ से जो छोड़ना पड़ गया था। काफी टाइम बाद हमको ये पता चला और उसने एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किया, वो उसका नहीं हो पाया। सो इन सच केसेस जो स्टूडेंट्स मेरिटोरियस हैं, स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला है उसकी क्वालिटी की वजह से, उसकी स्किल्स की वजह से, उसकी नॉलेज, उस सब कैपेबिलिटीज की वजह से, लेकिन ड्यू टू फाइनेंशियल सिचुएशन या फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट अगर उसको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, वो फीस को सबमिट नहीं कर पा रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी सपोर्ट करेगी। सो अप टू 7.5 लाख की अगर उसकी फीस है तो 75% की गारंटी गवर्नमेंट दे देगी कि हाँ भाई, हम इसकी गारंटी देते हैं फॉर बैंक्स टू ऑफर लोन्स के लिए। नेक्स्ट, इसके लिए स्टूडेंट्स कौन से एलिजिबल होंगे? क्या किसी बड़े अरबपति करोड़पति का बेटा इसके लिए एलिजिबल होगा? नहीं। उसके लिए वही फैमिलीज के बच्चे एलिजिबल होंगे जिनकी इनकम बिलो 8 लाख है पर ईयर, है ना। अच्छा, उनको 3% की इंटरेस्ट की सब्सिडी भी मिलेगी। क्या है ये सब्सिडी? सपोज करो, इफ यू अप्लाइड फॉर एजुकेशनल लोन एंड द बैंक सेड दैट वी विल प्रोवाइड यू द लोन एट द इंटरेस्ट रेट दैट इज 14%, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसमें से 3% माइनस कर देगी। मींस 3% जो इंटरेस्ट है उसको गवर्नमेंट बियर करेगी और कैंडिडेट को ओनली 11% का ही लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो फिल करना पड़ेगा और ये एप्लीकेबल होगा अप टू 10 लाख तक, इससे ज्यादा के लिए नहीं। सो ये आपकी जो स्कीम है, आई होप कि ये काफी जो है चेंज लाने वाली है इंडिया में एजुकेशन में, स्पेशली इन दी हायर एजुकेशन। अब बात हुई थी ऊपर के जो 860 इंस्टीट्यूशंस होंगे, है ना, क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, तो ये पता कैसे चलेगा कि भाई कौन जो है क्वालिटी वाला है? इसके लिए जो हमारा गवर्नमेंट है वो एक जो है सर्वे कराती है, उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ऑल इंडिया पर उनकी रैंक होती है, तो उसके अंदर जो 860 इंस्टीट्यूशंस आएंगे टॉप के, उनके लिए ये स्कीम क्या मानी गई है? एप्लीकेबल है। हाँ, अगर वो इंस्टीट्यूशन उसकी लिस्ट में आ रहा है तो वो सारे के सारे उसमें एप्लीकेबल होंगे। हाँ, कुछ वेरिएशंस हो जाएंगे कि 860 में है वो, या हम इसको ऐसे कहें कि सारे के सारे। नेक्स्ट हम आते हैं, इट विल वर्क अलोंगसाइड द प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन। देखो, देयर वाज ऑलरेडी अ स्कीम और उस स्कीम का नाम था ये PMUSP स्कीम। ये भी किस लिए थी? प्रधानमंत्री उच्चतर, उच्चतर मीन्स होता है हायर एजुकेशन। सो ये हायर एजुकेशन में शिक्षा प्रोत्साहन, सपोर्ट करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए स्कीम थी। इसमें भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता था ये स्कीम। अच्छा, अभी जो स्कीम आई है विद्या लक्ष्मी स्कीम, ये ऑलरेडी चलने वाली स्कीम, दैट इज
ये PMUSP को सपोर्ट करेगी, इसको सपोर्ट करेगी। मींस वो कोई ऐसा नहीं कि सेपरेट है, हाँ इसके साथ में वो भी ऐड हो जाएगी। ऑलरेडी जो हमारे पास ये स्कीम चल रही थी, ये प्रायोरिटी देती थी किसको, आज भी देती है। इसकी प्रायोरिटी में कौन थे, इसकी प्रायोरिटी में स्टूडेंट्स हैं SC ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेस। सो इनको प्रायोरिटी मिलती है इस स्कीम में। लेकिन जो ऊपर वाली स्कीम जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, सॉरी विद्या लक्ष्मी स्कीम, वो SC ST OBC नहीं, वो सबके लिए एप्लीकेबल होगी, बट उसके लिए जो क्वालिफाई जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल करनी होंगी। सो दैट वाज द स्कीम। अब हम चलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज पर, दैट इज एग्रोवोल्टिक फार्मिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रोवोल्टिक फार्मिंग? आप इसमें से अगर इजी से वर्ड निकालोगे, सो इसको बोलेंगे हम एग्री। अगर आप बात करोगे एग्री की, तो आप इसको रिलेट कर सकते हो किससे, एग्रीकल्चर से। वोल्टिक आप यूज कर सकते हो कि पावर का जो सेगमेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें वोल्ट वर्ड हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्रीकल्चर भी है और पावर भी है। तो ऐसे समझो आप कि इलेक्ट्रिसिटी की हम फार्मिंग कर रहे हैं कुछ कुछ, ठीक है। क्या है ये? तो अभी रिसेंटली हो क्या रहा है कि 7th सेशन हुआ है किसका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। आप सबको पता होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा, आप एक रिप्लाई कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका अभी एक सेशन हुआ, तो इसमें क्या हुआ है कि न्यू दिल्ली में जो सेशन हुआ, इसने हाईलाइट किया है, एम्फसाइज किया है किसको, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीवोल्टिक फार्मिंग। मींस वर्ल्ड में, इंडिया में हमको फोकस करना होगा किस पर, एग्रीवोल्टिक फार्मिंग पर। क्या है ये एग्रीवोल्टिक फार्मिंग? अभी आपको इमेज की हेल्प से ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा एक ही बात में। यहां पर देखिए, हम सबको पता है कि अभी सोलर पावर का एक बहुत बड़ा, मींस में कहूं कि युग चल रहा है, एक इरा चल रहा है, जिसमें हम सोलर पावर को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करने पर फोकस कर रहे हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। हाँ, लेकिन हमारे सामने एक प्रॉब्लम होती है कि ये जो सोलर पैनल्स होते हैं, इसको हम लगाएंगे कहाँ पर? अगर इनको हम कहीं किसी एग्रीकल्चरल लैंड पर लगाएंगे तो फिर आप एग्रीकल्चर कैसे करेंगे? फिर फूड का प्रोडक्शन कम हो जाएगा ग्लोबली, अगर सारी लैंड पर हम ये सोलर वोल्ट जो सोलर पैनल्स हैं अगर इसको लगा देंगे हम तो, ठीक है। अगर सोलर पैनल नहीं लगाते हैं, वही हम अपना फॉसिल फ्यूल को ही प्रमोट करते हैं, उसी को यूज करते हैं, सो जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है, एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है, उसको भी हम जो है फाइट नहीं कर पाएंगे। सो उसके बीच का एक रास्ता निकला है एग्रीवोल्टिक फार्मिंग का। क्या है ये एग्रीवोल्टिक फार्मिंग? जो एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं वहां पर सोलर पैनल्स को स्टार्ट किया जा रहा है। हाँ, इनका जो इंस्टॉलेशन है कुछ इस तरह से किया जाता है कि इसके नीचे एग्रीकल्चर भी हो जाए और इसके ऊपर आपको सोलर जो लाइट है, सन की जो लाइट है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकें। अब देखो क्या क्या इसके मेन पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बताता हूं नीचे दिए गए कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर। दीज आर द बेसिक पॉइंट्स। इसको हम एक तो एग्री सोलर भी बोल रहे हैं, एग्री और सोलर ये वर्ड भी यूज कर रहे हैं। ड्यूअल यूज सोलर फार्मिंग इस वर्ड का भी हम यूज करते हैं। ऊपर एग्रीवोल्टिक तो हमने यूज ही कर लिया, तो क्या कर रहे हैं हम, ग्रोइंग क्रॉप्स बीनीथ सोलर पैनल्स, उसके अंदर हम सोलर पैनल्स के अंडर जो है क्रॉपिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। सोलर पैनल्स आर प्लेस्ड 2-3 मीटर्स अबव, मींस लैंड से इनको 2-3 मीटर अबव या और भी हाइट पर इनको इंस्टॉल किया जाता है। सो एट अ 30 डिग्री एंगल पर, मींस अब देखो अगर उनको एकदम फ्लैट इंस्टॉल करेंगे तो होगा क्या, उनको सनलाइट नहीं मिलेगी, रेनफॉल नहीं मिलेगी, बट इनको 30 डिग्री के एंगल पर, तो आपको पता होगा कि 30 डिग्री एंगल ये तो हो गया आपका 90 डिग्री का, तो 30 डिग्री कितना होगा, ये 45 का हो गया, इसका हाफ कर दिया, तो ये 30 डिग्री एंगल हो गया लगभग इतना कुछ। तो इस एंगल पर इन सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया जाएगा, तो ना तो इसमें जो प्लांट्स हैं उनको सनलाइट की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनको रेन की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनको एयर वगैरह आराम से मिल जाएगी। प्लस इनकी जो हाइट रखी गई है कि 3 मीटर्स या और उससे भी ज्यादा हाइट,
तो होगा क्या कि उसके नीचे से अगर आपको ट्रैक्टर निकालना है तो आसानी से आप अपनी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मशीन्स हैं उनको भी यूज कर पाएंगे, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होने जा रही है आने वाले टाइम में, जिसको हम सोलर वोल्टिक फार्मिंग भी हम भी कह सकते हैं। सो दिस सिस्टम एडिक्वेट सनलाइट भी मिलेगी इसको, अच्छा शेड भी मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्रॉप्स होती हैं, कुछ प्लांट्स होती हैं जो बहुत ज्यादा मीन्स कोल्ड विंटर, या मैं कहूँ बहुत ज्यादा मीन्स एक्सट्रीम लेवल की जो हीट होती है लाइक लू हो गई, ना तो बहुत ज्यादा वो विंटर को जो है टॉलरेट कर पाती है वो क्रॉप्स, और ना ही बहुत ज्यादा जो है हीट को सनलाइट को जो है हैंडल कर पाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप कहीं एक ऐसे रीजन में, मैं आपको यूपी बिहार या आसपास की बात कहूँ, ठीक है, और उसमें हम बात करें पोटैटो की, ठीक है, अगर पोटैटो का जहां पर एग्रीकल्चर होता है वहां पर नाइट अगर बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाती है ना, और तो उस कोल्ड की वजह से या वहां पर बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, फॉग हो जाता है, ठीक है। अगर ये बहुत ज्यादा हो जाता है तो जो पोटैटो की क्रॉप है वो बहुत बुरी तरीके से हार्म होती है। अब देखो क्यों, कि जो फॉग से ऊपर से जो पानी जो उसके ऊपर गिरता है या उसको कवर कर लेता है ना, उस सब से भी ये शेड जो होगी इसकी ये हेल्प करेगी। रेन वाटर तो मिल ही जाएगा उसको, तो वो रोकने वाली है नहीं, क्योंकि 30 डिग्री का एंगल उसमें रख रहे हैं तो वो भी आसानी से मिल जाएगा। सर्टेन क्रॉप्स में इवन थ्राइव बेटर, तो कुछ क्रॉप्स ऐसी भी होंगी कि उसकी वजह से अच्छे से मींस उनकी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पोटैटो का बताया, इसके लिए हम मस्टर्ड को भी ले सकते हैं, ठीक है। मस्टर्ड को भी अगर बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, बहुत ज्यादा फॉग होता है, तो मस्टर्ड की जो क्रॉप होती है वो वेरी मींस एक्सट्रीमली वो जो हार्म उसको मिलता है वो कभी भी उसको फिर हम फुलफिल नहीं कर पाते, तो किसानों को बड़ा लॉस होता है। अब देखो होगा क्या, एक तरफ तो जो सोलर लाइट है, जब हमारे किसी किसान किसी फार्मर के फील्ड पर अगर वो इंस्टॉल होगी तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको किसान को पैसा मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा किस चीज का, उसको पैसा मिलेगा कि भाई आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की तो पर यूनिट का उसको चार्ज मिल जाएगा, प्लस उसके नीचे उसको क्रॉप का भी जो उसके क्रॉप का प्रोडक्शन किया उसको भी जब वो मार्केट में सेल करेगा तो क्या होगा, उसका भी पैसा होगा। तो हम कह सकते हैं कि फार्मर को उतने ही लैंड पर जो उसका इनकम है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा, और हमको लैंड का भी जो है एक ऑप्टिमम यूज होगा, ऑप्टिमम यूज या मैं कहूँ ऑफ द पोटेंशियल रिसोर्सेज उनका सबका बहुत अच्छे से यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा मेन पॉइंट, महाकुंभ मेला। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, महाकुंभ मेला। अब ये काफी टाइम से किसमें है, न्यूज में है, क्यों कि हम देखेंगे कि यूपी गवर्नमेंट इसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। आप दिल्ली मेट्रो या डिफरेंट प्लेसेस पर कुंभ मेला की इमेजेस अब आप देखोगे। ये कुंभ मेला है तो एक रिलीजियस और कल्चरल जो है पिलग्रिमेज, बट ये इंडिया के लिए ही नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, और वर्ल्ड में कहीं भी कोई ऐसा इवेंट नहीं होता जो इससे बड़ी गैदरिंग को वहां पर जो है मैनेज करता हो। तो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा जो पीपल हैं एक साथ इकट्ठे होते हैं इसमें। आते हैं अब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस फ्रेम पहले हो चुके हैं, क्या क्वेश्चंस यहाँ से रिपीट होते हैं बनते हैं, आते हैं उन पॉइंट्स को देखते हैं। तो इस बार एक तो ये हो रहा है 13 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी 2024, ठीक है। तो ये तो एक तो ये मेन पॉइंट होगा। कहाँ पर हो रहा है इस बार ये, तो ये हो रहा है आपका प्रयागराज, ये प्रयागराज, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके भी कुछ पॉइंट्स। यहाँ आप देख सकते हो लाखों करोड़ मींस मिलियंस ऑफ पीपल यहाँ पर आते हैं, इतने ड्यूरेशन में आते हैं कुंभ मेला के रिगार्डिंग में। कुंभ मेला एक सैक्रेड पिलग्रिमेज है, इसको 4 टाइम्स ओवर अ कोर्स ऑफ 12 ईयर्स मींस 12 ईयर्स के टाइम में ये 4 टाइम होता है, ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस पर। तो इस बार ये कहां पर हो रहा है, इस बार हो रहा है ये प्रयागराज में,
ठीक है, अब आते हैं इसके कुछ नेक्स्ट पॉइंट पर। तो अगर क्वेश्चन आता है कि अभी 2024 में जो महाकुंभ है वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो प्रयागराज में। ठीक है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट पीसफुल गैदरिंग है यहाँ पर, लार्जेस्ट, वर्ल्ड की लार्जेस्ट है। मिलियंस ऑफ जो है पिलग्रिम्स यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, यहाँ से जो मेन क्वेश्चन आते हैं, इट रोटेट्स एट 4 लोकेशंस, 4 लोकेशंस हैं इसकी, ओनली वहीं पर होता है, उसके अलावा कहीं भी नहीं होता है। आ जाते हैं मेन पॉइंट पर। क्या देखो, यहां से जब भी अभी तक क्वेश्चंस आए हैं तो वो क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि जिस प्लेस पर ये कुंभ ऑर्गेनाइज होता है वो कौन सी रिवर पर होता है। सो अगर क्वेश्चन आता है कि हरिद्वार में जो कुंभ होता है वो कौन सी रिवर पे होता है, तो गंगा। ठीक है, उज्जैन में कुंभ होता है तो कौन सी रिवर पर, क्षिप्रा रिवर पर, या क्षिप्रा। उज्जैन कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, यहाँ पर हम इसको महाकाल की नगरी भी कहते हैं। नासिक ये होता है आपका महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी जो है रिवर है उसके बैंक पर होता है। नेक्स्ट है आपका प्रयागराज, इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्यों कि यहाँ पर 3 रिवर्स मिलती हैं जिसको कहते हैं गंगा, यमुना एंड सरस्वती। जो सरस्वती अब दिखाई नहीं पड़ती, जो मीन्स उसको कहते हैं कि अब इस समय ये लुप्त हो चुकी है। हाँ, प्रयागराज की जब हम बात करते हैं तो देयर इज अ वर्ड दैट इज प्रयाग। प्रयाग का मीनिंग होता है कॉन्फ्लुएंस, मीन्स अगर ऐसे कोई 2 रिवर है वो आपस में मिल रही हैं, दैट इज प्रयाग। सो इंडिया में जितने भी प्रयाग हैं वहां पर केवल 2 रिवर मिलती हैं। जैसे अगर आप बात करेंगे कि अलकनंदा, भागीरथी, ऊपर जब गंगा बनने से पहले बहुत सारे हैं, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, है ना, ऐसे बहुत सारे वहां पर भी प्रयाग हैं। तो ये जो प्रयाग है जिसका नाम है प्रयाग राज, राज मीन्स होता है राजा, किंग। तो प्रयागों का राजा क्यों है ये प्रयागों का राजा, बिकॉज हियर इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर्स। सो 3 रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस इंडिया में एक ही जगह मिलता है हमको, दैट इज प्रयागराज इलाहाबाद, जिसको हम बोलते थे प्रयागराज में। सो यहाँ से और कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ऑप्शन में दे देता है आपको 4 ऑप्शन, बोल देगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑर्गेनाइजेस कुंभ। तो ऑप्शन में आपको एक हरिद्वार दे देगा, बाकी 4 कोई और सिटी दे देगा, 3 कोई और सिटी दे देगा। तो उसमें से हमारे लिए हरिद्वार में है, उज्जैन में है, नासिक है और प्रयागराज है, बाकी अदर प्लेसेस पर ये ऑर्गेनाइज नहीं होता। सो ये हमारे पास में कुंभ की बात होती है। जो कुंभ है इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कल्चरल और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आज के लिए गाइस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ में और बेस्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टुडेज सेशन। सो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।